तो क्या हाल चाल। विजय सर आ गए आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट आपका अपना लेखा शास्त्र। और आज हम लोग जो है लेखांकन की प्रणाली है जो नया चैप्टर स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में, उसी चैप्टर के जो है लेक्चर नंबर 2 पे आ चुके हैं। और इस हफ्ते ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ये थ्योरी को लेकर के जो है अगला हमारा जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल सकते हो। इसके बाद जाके अपने आप में देखा जाए तो धीरे धीरे हम लोग का न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। एक चैप्टर और थ्योरी का बचेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल आ जाएगा, है ना बात। तो चलो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखते हैं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। देखो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, अच्छे तरीके से देखा था क्या कि हमारा ये जो लेखांकन की प्रणालियां हैं इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है जिसका नाम है दोहरा लेखा प्रणाली, ठीक है, जिसे हम लोग द्विप्रविष्टि प्रणाली भी कहते हैं, है ना बात। उसके बारे में हम लोग जाना था कि वो क्या होता है, यानी उसके अर्थ को देखा था, उसकी परिभाषा को देखा था, और इसके साथ साथ उसके जो है कुछ और इंपॉर्टेंट सिस्टम जिसे हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली कहता था। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था दोहरा लेखांकन की प्रणालियों को समझा था, कौन कौन सी प्रणाली है, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक प्रणाली है डबल एंट्री सिस्टम जिसे हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली कह रहे हैं, है ना बात। एक प्रणाली है जिसका नाम है क्या, डबल एंट्री सिस्टम, जिसे हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली कह रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। दूसरी प्रणाली हमारी क्या है, कौन सी है, दूसरी प्रणाली है सिंगल एंट्री सिस्टम जिसे हम लोग इकहरा लेखा प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम। फिर कौन सी प्रणाली है, फिर अगली प्रणाली है जिसे हम लोग कहते हैं कैश सिस्टम यानी रोकड़ प्रणाली। अभी ये सारी प्रणालियों के बारे में समझना है। और फिर उसके बाद लास्ट प्रणाली हमारा इंडियन सिस्टम। ये सारी की सारी प्रणालियां यानी भारतीय बही खाता प्रणाली भी जिसको कहते हैं, ठीक है, महाजनी प्रणाली भी जिसको कहते हैं, ये सभी प्रणालियों को पढ़ना है। लेकिन फिलहाल हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं अभी तक इसके बारे में ही पढ़ रहे हैं क्योंकि यही सबसे मेन है, इसी का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। तो इसीलिए पिछले क्लास में यही दोहरा लेखा प्रणाली, इसका अर्थ क्या है ये जाना, परिभाषा क्या है ये जाना, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है ये जाना, और इसका उद्देश्य क्या है ये जाना। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये सारी की सारी बातों को पढ़ा समझा जाना, ठीक है। आज की इस क्लास में क्या जानने वाले भाई, तो आज की क्लास में इसके जो है इसी द्विप्रविष्टि प्रणाली यानी दोहरा लेखा प्रणाली के हम लोग क्या जानने वाले हैं कि लाभ क्या है। लाभ का मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स, इसके सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट जानेंगे कि क्या है, और साथ ही साथ दोष क्या है, दोष का मतलब निगेटिव पॉइंट, सारे के सारे निगेटिव पॉइंट जानेंगे कि क्या है। तो इसके बारे में आज के क्लास में जानना है। और इसके साथ साथ यही दोहरा लेखा प्रणाली है, इसका अपना सिद्धांत क्या है, यानी किस प्रकार से हमारा दोहरा लेखा प्रणाली में क्या क्या स्टेप्स उठा करके हम लोग लेखांकन को करते हैं, लेखे किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हम लोग को आज की इस क्लास में जानना है। तो चलो सब आ गए सारे बच्चे आ गए, अच्छाइयों को क्या, तो लाभ या गुण की जब भी बात होगा तो लेखा प्रणाली के लाभ। चलो तो हम लोग जो है शुरू कर दिया जाए अपनी क्लास को, ठीक। तो क्या होने वाला है भाई, देखो तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ। जब भी लाभ की बात हो या फिर इसी को हम लोग गुण भी कह सकते हैं, या फिर गुण की बात हो, तो लाभ या गुण की जब भी बात होगा तो अपना दिमाग केवल और केवल किस रूप से लगाना है, अपना दिमाग हमेशा हम लोग को रखना है पॉजिटिव पॉइंट पर। किस पॉइंट पे, पॉजिटिव, क्या अच्छी बात है। दोहरा लेखा प्रणाली के अंदर कौन कौन सी बात अच्छी है, क्या बात अच्छी है, जिस भी पॉइंट को सोचना है, जिस भी हेडिंग को सोचना है उसकी केवल अच्छाइयों को सोचना है, केवल बेहतर बातें उसमें जो निकालना है, पॉजिटिव बातें जो निकालना है, वही हम लोग का लाभ होगा, गुण होगा, ठीक है। जैसे अब देखो पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं, आपको पता नहीं ये सारी की सारी थ्योरी हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। और जब भी आप लोग नोट्स बनाया करो ना तो नोट्स के अंदर ये मत लिखा करो, ये डिटेल मत लिखा करो ना, नोट्स में आप लोग बस हेडिंग्स लिखा करो, शॉर्ट नोट्स थोड़ा बनाया करो, है ना, थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाया करो ताकि पढ़ने में भी मजा आए, याद करने में मजा आए। तो एग्जामिनर जानते हो हेडिंग देख कर ही नंबर दे देता है, अंदर आप अपनी लैंग्वेज में लिखा करो, उस चीज को डिटेल किया करो, जो बातें हम समझाते हैं उसे आप अपनी भाषा में लिखा करो। तो जरूरी नहीं इन सारी चीजों को लिखना, बस ये लिख दो, पॉइंट्स लिख दो, काम हो गया। क्योंकि एग्जाम में भी आपको पॉइंट्स ही रट के जाने हैं, अंदर की सारी चीजों को रटना नहीं, उसे अपने से बना के लिखना है, ठीक। तो चलो क्या है भाई, तो सबसे पहली बात अगर हम लोग बात किया जाए तो इसके बहुत से लाभ हैं और उन लाभों में से कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, वैज्ञानिक प्रणाली। तो दोहरा लेखा प्रणाली एक वैज्ञानिक प्रणाली है, ठीक है। और क्या होता है विज्ञान बता दो तो, विज्ञान किसे कहते हैं, हमने आपको अच्छे तरीके से बताया है पिछली क्लासेस के दौरान जो भी हमारे पहले के क्लासेस हो चुके हैं उन क्लासेस में हमने आपको अच्छे से बताया क्या कि हमारा जो है विज्ञान किसे कहते हैं और कला किसे कहते हैं, है ना बात। तो हमने क्या बताया था, किसी भी चीज को विज्ञान कहने के लिए क्या जरूरी है, क्या होना, बोलो जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही ने बोला वंशिका, ठीक है, कि कुछ भी हवा हवाई बातें हो जाए ना। तो यहां पर इसी तरह तो ये भी प्रणाली क्या है, वैज्ञानिक प्रणाली। क्यों, क्योंकि इस प्रणाली में भी जो बातें लिखी जाती है, यानी जिस सौदे को डेबिट करना है
या जिस सौदे को क्रेडिट करना है, जिस खाते को मतलब किसी सौदा होने पे किसी खाते को डेबिट करना है या किसी खाते को क्रेडिट करना है, वो ऐसे ही अपने मन के अनुसार नहीं करते। उसके पीछे एक बकायदा नियम है कि उस नियम को लगाने के बावजूद हम समझते हैं कि हाँ ये खाता डेबिट होना है या ये खाता क्रेडिट होना है। तो डेबिट और क्रेडिट करने के लिए क्या होना चाहिए, अपना यहाँ पे नियम है। तो यही बात है, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार रखी गई बहियां जो है पूर्ण होती हैं, शुद्ध होती हैं, प्रामाणिक होते हैं तथा वैज्ञानिक समझी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें लेखे निश्चित नियमों, आ गया ना नियम, निश्चित नियमों, आ गया ना सिद्धांत, निश्चित सिद्धांत, इसके आधार पर किया जाता है, इसलिए इसे वैज्ञानिक प्रणाली कहा जाता है। तो बस यही बात है, किसी भी चीज को वैज्ञानिक करने के लिए नियम और सिद्धांत चाहिए, और इस प्रणाली में भी किसी भी खाते को डेबिट और क्रेडिट करने के लिए नियम और सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये प्रणाली क्या है, वैज्ञानिक प्रणाली है। ठीक, तो आप जानते ही हो इस प्रणाली। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि दोनों पक्षों का लेखा, इसके साथ साथ इसमें क्या है, नाम ही दोहरा लेखा प्रणाली है। तो आप जानते ही हो इस प्रणाली का अर्थ आपने पढ़ा है कि इस प्रणाली के अंदर हमेशा सौदों को दो भागों में लिखा जाता है, दो पक्षों में लिखा जाता है, एक पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। यानी इस प्रणाली में ये भी इसका खासियत है, ये भी अच्छी बात है कि इसमें दोनों पक्षों को लिखा जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों को लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि बस एक पक्ष को लिख दिया दूसरे पक्ष को नहीं। जैसे हम माल खरीदा तो बस लिख दिया कि माल आया क्योंकि माल खरीदा है, ये नहीं लिख रहे कि माल आया तो हमने पैसा भी दे दिया तो पैसा गया। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो हम गलत कर रहे हैं ना। तो यही बात है, दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें दोनों पक्षों का लिखा किया जाता है, बस एक पक्ष को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि अंगणितीय शुद्धता की जांच। अब इस प्रणाली का एक और खास खासियत है, इस प्रणाली का एक और खासियत है कि इस प्रणाली में एक चीज बनाया जाता है जिसको कहते हैं तलपट। ठीक है, इस प्रणाली में एक जो है विवरण पत्र बनाया जाता है जिसको कहते हैं तलपट। ठीक है, तलपट का मतलब क्या होता है, तलपट का मतलब होता है परीक्षा सूची भी इसको कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे परीक्षा सूची भी कहते हैं। और अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो इस प्रणाली में तलपट बनाया जाता है और तलपट बना करके हम लोग जो लेखांकन करते हैं ना, उस लेखांकन में जांच भी कर लेते हैं, उसकी अंगणितीय शुद्धता भी निकाल लेते हैं कि हमने लेखांकन सही किया कि गलत किया है। तो ये भी इस प्रणाली का एक खासियत है, एक गुण है। तो प्रत्येक लेन देन का लेखा दो खातों में होता है, अतः उनकी शुद्धता की जांच तलपट बनाकर आसानी से की जाती है। ठीक है, यहां पर ये भी हो सकता है तलपट बना के जो है। ठीक, बात क्लियर है। नेक्स्ट बात क्या कहता है, नेक्स्ट बात बोलता है कि जालसाजी एवं धोखेबाजी की कम संभावना। इसके साथ साथ इस प्रणाली में क्या है कि जालसाजी नहीं हो सकता है, धोखेबाजी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं बोला है, ऐसा बोला है क्या कि जालसाजी और धोखेबाजी नहीं हो सकता, नहीं, बोला है कि जालसाजी और धोखेबाजी की कम संभावना। कम संभावना यानी ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, लेकिन यह है कि थोड़ा सा क्या है, थोड़ा कम संभावना है। जैसे हमने इसके पीछे एग्जांपल दिया था कि अगर कहीं पे सीसीटीवी कैमरा लग जाए, आप अपने घर में सीसीटीवी कैमरा हर जगह इंस्टॉल कर दो, हर जगह लगवा दो, तो बताओ क्या आपके घर में चोरी नहीं हो? हाँ, लेकिन ये है क्या कि चोरी हो ही नहीं सकता, इस बात की पूरी गारंटी है सीसीटीवी लगा दिया तो? ऐसा तो है नहीं। हाँ, लेकिन ये है क्योंकि जानते हो ना, चोर के पास जो है बड़ी बुद्धि होता है, बड़ी दिमाग होता है। चोरी वाला जो है, चोर अगर आया चोरी करने के मकसद से तो सीसीटीवी को जो है चकमा दे सकता है। ठीक है, होता भी है, बैंकों में, क्योंकि चोरी कम संभावना है, ये नहीं कि हो ही नहीं सकता, होने को हो सकता है, करने वाला धांधली कर ही देता है, लेकिन हाँ होने का कम संभावना हो जाता है। क्यों होने का कम संभावना हो जाता है? इसलिए कम संभावना हो जाता है क्योंकि यहां पर जब भी सौदे होते हैं तो उनको दोनों साइड में लिखा जाता है। ठीक है, डेबिट में भी लिखा जाता है और क्रेडिट में भी लिखा जाता है। और डेबिट और क्रेडिट में क्या होता है, सेम अमाउंट लिखा जाता है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट में क्या होता है, सेम अमाउंट लिखा जाता है दोनों में। अब जब सेम अमाउंट लिखा गया तो सीधी सी बात है, अगर कहीं पे कोई व्यक्ति पैसे का घपला करता है तो या तो यहां से या तो यहां से पकड़ा जाएगा। जब एक ही राशि दो खातों में लिखा जाता है तो उसे जब चालसाजी करना है, कुछ धोखेबाजी करना है, कुछ घपलेबाजी करना है, तो कहां कहां जाकर उसको चेंज करना पड़ेगा। और सेम सी चीजें दो दो जगह पे सेम टू सेम बार बार गलती हो तो इसका मतलब वो गलत नहीं, वो जानबूझ के किया गया है ना बात, तो वो पकड़ा जाने का चांसेस होता है। तो यही बात है, इसीलिए तो प्रत्येक लेन देन का दो खातों में होने के कारण जालसाजी तथा धोखेबाजी की संभावना यहाँ पे कम हो जाती है, पकड़ा जाने का डर होता है तो संभावना कम हो जाती है। ठीक, चलो नेक्स्ट बात क्या है, डाउट क्या आ गया भाई भैया? और अव्यक्तिक डाउट है नवाब को कि हम स्मार्ट लग। नेक्स्ट क्या कहता है, अगला कहता है व्यक्तिक एवं अव्यक्तिक। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें यह भी है कि व्यक्तिक और अव्यक्तिक इन दोनों पहलुओं का लेखा इसमें होता है। आगे इस लाइन को जोड़ सकते हो कि व्यक्तिक एवं अव्यक्तिक
पहलुओं का लेखा। ठीक है, इसमें ये पॉइंट आप जोड़ सकते हो, पहलुओं का लेखा। ठीक, पहलुओं का लेखा यानी बस एक लौता यही प्रणाली है जिस प्रणाली के अंदर आपको पूर्ण लेखा होता है। पूर्ण लेखा का होने का मतलब क्या है कि वैयक्तिक पहलुओं का भी लेखा होता है और अवैयक्तिक पहलुओं का भी लेखा होता है। अब ये वैयक्तिक अवैयक्तिक क्या होता है? पर्सनल और इम्पर्सनल की बात हो रहा है, ये क्या होता है अब इसको समझो। ठीक है, अब इसको समझना तो देखो, वैयक्तिक, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, वैयक्तिक, ठीक है, और अवैयक्तिक। अवैयक्तिक, अब ये क्या है भाई? वैयक्तिक और अवैयक्तिक, अब ये क्या है? तो व्यक्ति का मतलब समझते हो ना, व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब समझते हो ना, जैसे हम लोग व्यक्ति है। ठीक है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, रीता, सीता, ये सब क्या है? ये सब व्यक्ति हैं, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, ये क्या है? ये व्यक्ति हैं। ठीक है, तो पहला बात क्या है कि इसमें जो है ना, व्यक्तियों से संबंधित भी लेन देन का लिखा होता है, यानी ऐसा लेन देन जिसमें किसी व्यक्ति विशेष पर प्रभाव पड़ रहा है तो उसको भी लिखते हैं। ठीक, ऐसा लेन देन जिसपे किसी व्यक्ति विशेष पे प्रभाव पड़ रहा है, यानी राम पे प्रभाव पड़ा, श्याम पे प्रभाव पड़ा, रमेश, दिनेश, किसी पे भी प्रभाव पड़ा है, उसको लिखते हैं। जैसे क्या है कि रमेश से उधार माल खरीदा तो लिखेंगे रमेश से खरीदा है, रमेश का नाम यूज करेंगे। दिनेश को उधार माल बेचा तो लिखेंगे दिनेश का नाम, उसका नाम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया व्यक्ति। तो व्यक्ति का मतलब क्या हो गया? व्यक्ति का मतलब हो गया कि व्यक्तियों के बारे में लिखना। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है? एवं अव्यक्तिक पहलू का भी लिखा होता है। इसके साथ साथ अव्यक्तिक पहलू क्या होगा? जिसमें व्यक्ति ना प्रभाव हो, यानी औरत, आदमी औरत पे ना प्रभाव हो रहा है बल्कि किसी और चीज पे प्रभाव पड़ रहा है। जैसे आपकी कोई संपत्ति, क्या वो व्यक्तिक पहलू है? संपत्तियां क्या व्यक्तिक है? क्या नहीं ना भाई। मशीनरी है, फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब क्या है? ये तो व्यक्तिक नहीं ना है, तो ये अव्यक्तिक है, इसको भी लिखते हैं। जैसे कोई खर्चे या कोई आय, जैसे वेतन है, कमीशन है, कटौती है, ये सब क्या है? ये व्यक्ति है क्या? नहीं ना, इनका भी लेखा होता है। तो यही बात है, दोहरा लेखा प्रणाली एक ऐसा प्रणाली है जिसमें सारे के सारे व्यक्तिगत पहलू का भी लिखा होता है, सारे के सारे अव्यक्तिक पहलू का भी लिखा होता है, सबका लिखा होता है, किसी को भी इग्नोर नहीं किया जाता, किसी को भी छोड़ा नहीं जाता। ठीक है, तो यही बात है। चलो, तो यहां क्या बोला कि दोहरा लेखा प्रणाली में व्यक्तिक तथा अव्यक्तिक दोनों प्रकार के लेखे किए जाते हैं। इन लेखों के आधार पर व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र खाते खोले जाते हैं, जिनमें से कोई भी सूचना, आवश्यक सूचना मिल सकती है। इसलिए पुस्तकालय की यह प्रणाली पूर्ण समझी जाती है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत चीजें ही व्यक्तिक है, और यहां पर जो वास्तविक और नाम मात्र है यही क्या है? अव्यक्तिगत है। इन खाते खुले जाते हैं और इन्हीं खातों के हिसाब से सारे लिखे होते हैं, और सब कुछ को लिखने की वजह से इसीलिए इस प्रणाली को पूर्ण समझी जाती है। तो लेखांकन की पूर्ण प्रणाली कौन है? दोहरा लेखा प्रणाली। लेखांकन की वैज्ञानिक प्रणाली कौन है? दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक है, तो यही प्रणाली ऐसा जो पूर्ण भी है और वैज्ञानिक भी है। ठीक, नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट बात बोलता है कि व्यापार के लाभ और हानि खाता का निर्माण। इसके साथ साथ यहां पर व्यापार एवं लाभ हानि खाते का भी निर्माण होता है। ये भी इसका क्या है? ये भी इसका अपना एक गुण है। ठीक, ये भी इसका गुण है कि जो व्यापार है उसके लाभ हानि, व्यापार का जो है व्यापार खाता और लाभ हानि खाता का भी निर्माण इसमें होता है। तो ये खाते क्या होता है? इसको पढ़ोगे कब? एकदम आखिरी में, एकदम आखिरी चैप्टर के तौर पे आप पढ़ोगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये हम लोग का लास्ट के चैप्टर्स में है, तो वहां पढ़ोगे। और ये बनते क्यों है इसको बस जान लो। तो इस प्रणाली के अंदर जो व्यापार एवं लाभ हानि खाता ये बनता है व्यापार के लाभ ज्ञात करने के लिए। लाभ हुआ है व्यापार में या हानि हुआ व्यापार में, इसको ज्ञात करने के लिए इसको बनाया जाता है। तो इस प्रणाली के अंदर इन दोनों खातों को बनाया जा सकता है, और इन दोनों को खातों के माध्यम से हम अपने व्यापार के लाभ या हानि का आकलन कर लेते हैं। ठीक, तो ये बोला है दोहरा लेखा प्रणाली में व्यापार खाता बनाकर सकल लाभ, जिसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, या सकल हानि, जिसे ग्रॉस लॉस कहते हैं, और लाभ हानि खाता बनाकर शुद्ध लाभ, जिसे नेट प्रॉफिट कहते हैं, या शुद्ध हानि, जिसे नेट लॉस कहते हैं, इसको ज्ञात किया जा सकता है। यानी इन खातों को माध्यम से हम व्यापार में हुए लाभ या हानि को ज्ञात कर सकते हैं, और ये इसी प्रणाली में बनता है। ठीक है, चलो ये बात हो गया। अगला क्या? अगला है हमारा आर्थिक स्थिति का ज्ञान। इसके साथ साथ इससे आर्थिक स्थिति का भी ज्ञान होता है, और हमने आपको बता ही चुका है कि आर्थिक स्थिति क्या होता है। आर्थिक स्थिति को कहते हैं वित्तीय स्थिति। ठीक है, आर्थिक स्थिति को क्या कहते हैं? वित्तीय स्थिति भी कहते हैं। और बताओ वित्तीय स्थिति का ज्ञान किससे पता चलता है? बताओ वित्तीय स्थिति का ज्ञान क्या बना करके मिलता है? बोलो, आर्थिक स्थिति या वित्तीय स्थिति किस चीज को बनाने से प्राप्त होता है? उसके बारे में जानकारी किससे प्राप्त होता है? हाँ, क्या बताया था हमने कि आर्थिक स्थिति जो होता है या वित्तीय स्थिति जो होता है वो कैसे पता चलता है? कैसे?
वो पता चलता है बैलेंस शीट बनाकर। ठीक है, आर्थिक चिट्ठा बना करके, बैलेंस शीट बना करके हम किसी भी व्यापार का आर्थिक स्थिति का जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, और दोहरा लेखा प्रणाली में यह भी मुमकिन है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में आर्थिक चिट्ठा बना करके व्यापार और संस्था की आर्थिक स्थिति ज्ञान किया जा सकता है। इससे व्यापार की पूंजी, दायित्व और संपत्ति के बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है, क्लियर। अगली बात बोलता है तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, इसके साथ साथ दोहरा लेखा प्रणाली के जरिए हम लोग तुलनात्मक अध्ययन भी कर जाते हैं। तुलनात्मक अध्ययन करने में भी ये हमारा जो है लाभ देता है, ये भी हमारा, इसका भी एक फायदा है। क्यों? क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली में नियम एवं सिद्धांत बड़ा सटीक तरीके से फॉलो होता है, और सिमिलर तरीके से हम लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, तो इसमें आगे चल के कुछ ऐसे भी विवरण, कुछ ऐसे भी खाते बनते हैं जिसमें तुलनात्मक अध्ययन करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, तो यही बात है। इस प्रणाली के कारण विभिन्न वर्षों के लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, आय व्यय आदि का तुलनात्मक अध्ययन करके संस्था की उन्नति या अवनति का पता आसानी से लगाया जा सकता है। संस्था कितना अच्छा काम कर रहा है, संस्था कितना खराब काम कर रहा है, ये तुलना के जरिए पता किया जा सकता है। कई वर्षों के लेखांकन को देख करके सटीक जानकारी मिल जाता है। ठीक है, कौन सी सूचना है तो देखो, पहला, इसके अलावा कुछ और सूचनाएं भी हम लोग को इसमें मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को कुछ और सूचनाएं भी मिल जाता है दोहरा लेखा से, और वो कौन कौन सी सूचना है तो देखो, पहला, कुल कितना धन जो है ऋणियों या देनदारों से पाना है, हमें यह भी पता चल जाता है कि हमें कितना पैसा लेना है। हमें यह भी पता चल जाता है कि लेनदारों को जो है कितना रुपए देना है, कितना रुपए पाना है, कितना रुपए देना है, इसकी भी सूचना मिल जाता है। हमें यह भी पता चल जाए कि हमारे पास कितना माल बचा है, अंतिम स्टॉक। हमें यह भी पता चल जाता है कि एक निश्चित समय में कुल कितना माल हमने क्रय किया या कितना माल हमने बेचा है, ये भी पता चल जाता है। इसी तरह के बहुत सी सूचनाएं हमारे सामने जो है आती रहती हैं दोहरा लेखा प्रणाली के प्रयोग से। ठीक है, तो ये सारा का सारा दोहरा लेखा प्रणाली के क्या है, लाभ है। यही कारण से हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली को यूज कर रहे हैं, यही इसके फायदे हैं, यही इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ठीक, डन है, आगे समझ में, बोलो, चलो बता दो, क्लियर होता है, पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है। एग्जांपल के जरिए प्रणाली समझाए वो सारा डिटेल। क्या आपको दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में नोट्स बनाना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले भी अक्षर देते हैं, ये हमारा क्या अर्थ। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली का क्या करोगे, अर्थ लिख दोगे, जो हमारे नोट्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा, सारे अर्थ लिख दोगे, हेडिंग डाल दिया अर्थ, और उसके बाद उसके पॉइंट्स डिटेल भी लिख दिया, जो भी अर्थ में हमने समझाया वो सारा डिटेल लिख दिया। ठीक, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद हम जो है अर्थ के साथ परिभाषा भी अक्सर देते हैं। ये हमारा क्या, हर थ्योरी में आप देखोगे परिभाषा भी मिल जाता है दोहरा लेखा प्रणाली का। तो किसी ना किसी एक महान हस्ती के द्वारा परिभाषा दिया गया रहता है, तो उसको कोट करते हुए उसका परिभाषा लिख दोगे। एक या दो परिभाषा ही लिखना, उससे ज्यादा मत लिखना। ठीक है, हमारे नोट्स में भी आपको एक या दो ही परिभाषा मिलेगा, तो परिभाषा लिख दिए किसी के अनुसार भी। ठीक है, जैसे जे.आर. बाटली बाय, ये वो ऐसे वैसे कोई ना कोई नाम होता है, उनके अनुसार परिभाषा लिख दिए। ये दो काम कर लिए। अब मान लो हमें क्या करना है, विशेषताएं लिखना है। ठीक है, तो फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे विशेषताएं, और जैसे ही हम लोग विशेषताएं, जब हेडिंग हम लोग डालेंगे, तो दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित है वगैरह ये सब लिख लोगे, और उसके बाद केवल विशेषताओं के पॉइंट्स लिखोगे, डिटेल नहीं। तो आप केवल पॉइंट्स लिख दोगे। पहला पॉइंट जो भी हेडिंग है वो डाल दो, बस, उसके अंदर में नहीं लिखना है। दूसरा पॉइंट जो भी विशेषता उसका हेडिंग डाल दो, बस, उसके अंदर नहीं लिखना है। तीसरा पॉइंट जो भी विशेषता उसके अंदर हेडिंग डाल दो, बस, ऐसे ही करके। तो विशेषताएं भी ऐसे ही लिखना है, महत्व होगा वो भी ऐसे ही लिखना है, गुण होगा वैसे ही लिखना है, दोष होगा वैसे ही लिखना है, उद्देश्य हो गया, सिद्धांत हो गया, जहां भी पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे पॉइंट्स को इसी प्रकार से लिखना है। ठीक, ऐसे नोट्स बनाने हैं। इस तरह से नोट्स बनाने में आपको एक तो समय ज्यादा नहीं लगेगा, हल्के में नोट्स बन जाएगा, जल्दी में नोट्स बन जाएगा, प्लस आपके पास पढ़ने का पर्याप्त समय भी रहेगा, और ऐसे छोटे नोट्स पढ़ने में मन भी ज्यादा लगता है, जल्दी याद भी होता है। तो इसी प्रकार से नोट्स बनाएगा, और इसके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं वो समझा हुआ होना चाहिए दिमाग में, और एग्जाम में उसके अंदर के पॉइंट्स अपने लैंग्वेज में लिखना है, किताब का रट के नहीं। ठीक है, तो ऐसे नोट्स बनाना है सर्वाधिक। लेकिन उसके होते हुए भी जब इतना पॉजिटिव बातें जाना, तो अब चलो थोड़ा सा नेगेटिव बातें भी समझ लेते हैं कि भैया दोहरा लेखा प्रणाली है, उसमें कमी क्या है। तो द्विप्रविष्टि प्रणाली जो है पूर्ण एवं वैज्ञानिक एवं सर्वाधिक लोकप्रिय होते हुए भी दोहरा लेखा प्रणाली बहुत बढ़िया है भाई, पूरा पूर्ण वैज्ञानिक है, और उसके साथ सर्वाधिक लोकप्रिय भी है, सबसे ज्यादा इसी को माना जाता है, इसी को पालन किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी यह पूर्णतः दोष रहित नहीं है। ऐसा नहीं कि इसमें दोष नहीं है, तो इसमें दोष है थोड़ा मोड़ा। तो इस प्रणाली के जो भी थोड़े मोड़े दोष हैं, जो भी प्रमुख दोष हैं, उसको चलो हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं। ठीक है, क्या दोष है, पहला पॉइंट यह है कि डेबिट एवं क्रेडिट के जो नियम है उसको लागू करने में कठिनाई। सबसे पहला दोष यही है कि जो हमारा डेबिट क्रेडिट का नियम है उसको लगाना बड़ा कठिन होता है। अभी आप लोग खुद भी पढ़ोगे तो देखना, थोड़ा सा मेरा सर खाओगे आप लोग जरूर। ठीक है,
जब आपको हम समझाएंगे कि किस खाते को डेबिट करते हैं, क्यों करते हैं, किस खाते को क्रेडिट करते हैं, क्यों करते हैं। जब इस पॉइंट को हम लोग जब जनरल वाले चैप्टर में जाएंगे, जब न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर में जाएंगे और जहां पर हम आपको समझाएंगे, तो देखना आप लोग मेरा भी सर खाओगे कि सर कैसे डेबिट हुआ, सर कैसे क्रेडिट मांगता है, थोड़ा सा समझ। मतलब व्यावसायिक व्यवहारों के लिए डेबिट एवं क्रेडिट, तो डेबिट एवं क्रेडिट करने वाला जो है ना, ये इसका नियम जो है ये थोड़ा सा कठिन है लागू करने में, तो ये पहला दोष है। ठीक है, तो यह पद्धति अलग अलग व्यावसायिक व्यवहारों के लिए डेबिट एवं क्रेडिट के लिए अलग अलग नियम निश्चित करती है, और जिससे लेखांकन के समय डेबिट एवं क्रेडिट संबंधित नियमों को लागू करने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। तो पहला दोष ये हुआ कि डेबिट और क्रेडिट करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, समीक्षा आपका डाउट तो यहाँ पे नहीं आया सर, मैं ये सब भाई थोड़ा सा कठिनाई, तलपट सही आने के बावजूद असर ये प्रणाली बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद क्रेडिट होगा, कभी कभी लगता है कि ये डेबिट होगा, कभी कभी वो क्रेडिट हो जाता है, ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है अशुद्धियों का संभावना। इसके साथ साथ ये प्रणाली बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें गलतियां हो जाती है। इसमें गलती चेक करने के लिए तलपट बनता है, लेकिन तलपट सही आने के बावजूद भी लेखांकन में गलतियां हो सकती हैं। यानी ऐसा नहीं कि गलती हो ही नहीं सकता, इसीलिए गलती की कम संभावना है, लेकिन गलतियां इसमें हो सकता है। तो दूसरा दोष इसका यह भी है कि यहाँ पे गलतियां भी हो सकती है। यह प्रणाली यद्यपि पूर्ण एवं वैज्ञानिक है, किंतु फिर भी लेखा पुस्तकों में गलतियां एवं त्रुटियों की संभावना बनी रहती है। गलतियां हो सकती है, बनी रहती है। इसके अलावा आप देख रहे हो कि इस पद्धति में लेखा प्रविष्टियों की जांच के लिए तलपट का निर्माण भी किया जाता है, लेकिन तलपट के मिल जाने के बाद भी तलपट का मिलान लेखा पुस्तकों के शुद्ध होने का अचूक प्रमाण नहीं है। यह मत सोचना कि तलपट हमने बना दिया और तलपट हमारा मैच कर गया, यानी तलपट शो करा कि आपका लेखांकन सही है, तो आप इसको यह मत मान लेना कि हाँ तलपट ने बोल दिया सही है तो पक्का सही है 100%। नहीं, ये तलपट जो है ना, ये अचूक प्रमाण नहीं है कि आपका लेखांकन सही है। हाँ, ये बस अंगड़ती प्रमाण है। तलपट से अगर सही है तो आप ये कह सकते हो कि आपका लेखांकन कैसा है, अंगणितीय रूप से शुद्ध है। कंप्लीट नहीं, पूर्णतः शुद्ध नहीं, बल्कि कैसा, अंगणितीय शुद्ध है। ठीक है, तो तलपट केवल अंगणितीय शुद्धता का प्रमाण है भाई, अंतिम शुद्धता का प्रमाण नहीं है वो, बस वो अंगणितीय शुद्धता का प्रमाण है। ठीक है, यानी तलपट के बावजूद भी गलतियां हो सकती है, सारे नियम कानून एकदम अच्छे होने के बावजूद भी इसमें गलतियां हो सकती है। प्रणाली क्यों खर्चीली है, खर्च यहाँ पे गलती की संभावना है, बहुत पैसा लग जाता है। नेक्स्ट बात देख लो, नेक्स्ट बात है खर्चीली प्रणाली। इसके साथ साथ ये प्रणाली का सबसे बड़ा दोष ये भी है कि ये बहुत ही खर्चीली प्रणाली है, बहुत खर्चा इसमें, बहुत पैसा लग जाता है। यानी गरीब लोग, छोटे व्यापारी, इनके लिए ये प्रणाली अच्छी नहीं है। इतना खर्चा कैसे करेंगे वो लेखांकन में, क्यों खर्चीली है? पहली बात तो क्या है कि खर्चीली इसलिए है क्योंकि इस प्रणाली से लेखांकन करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा, एकदम जबरदस्त नियम और कानून को समझने वाला एक बढ़िया अकाउंटेंट की जरूरत होता है, एक बढ़िया लेखपाल जिसको बोलो या लेखाकार बोल लो, उसकी जरूरत होता है। और उतना बढ़िया अकाउंटेंट, उतना अच्छा लेखपाल आपको ऐसे ही कम कीमत में नहीं मिलेगा भाई। आप जितना अच्छा अकाउंटेंट यूज करोगे, जितना अच्छा आप अकाउंटेंट रखोगे, वो उतना ही अच्छा दाम भी तो मांगेगा, उसकी उतनी ज्यादा फीस भी तो होगी। तो पहले तो अकाउंटेंट फीस चार्ज कर लेता अच्छा खासा लंबा चौड़ा, वहां की वजह से खर्चीला है। दूसरा, इस प्रणाली में जो लेखांकन किए जाते हैं उसके लिए जो बड़ी बड़ी रजिस्टर यूज होता है, बड़े बड़े रजिस्टर यूज होता है भाई, वैसे नहीं छोटा छोटा कॉपी में कर लेना, बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं, मोटे मोटे अच्छे खासे, और वो भी महंगी पड़ती हैं, उनका भी ज्यादा ढेर सारे रजिस्टर भी यूज होता है, वो भी महंगे होते हैं। इस वजह से इस तरह से भी खर्चा है, तो लेखा करने में भी खर्चा है और लेखापाल लाने में भी खर्चा है, दोनों प्रकार से खर्चा है। तो ये प्रणाली काफी खर्चीली है। ठीक है, ये भी इसका एक दोष है। इस पद्धति में कई लेखा बहिया रखना आवश्यक होता है, देख रहे हो बहुत ढेर सारा, और साथ ही लेखांकन कार्य के लिए लेखपाल रखना भी आवश्यक होता है। ठीक है, जिससे लेखांकन की लागत बढ़ जाती है, और अर्थात छोटे व्यापारी के लिए पद्धति एकदम खर्चीली है, बहुत खर्चीली है भाई, छोटा व्यापारी नहीं यूज कर पाता। हो जाओगे तो से रहा करो। एक नए पॉइंट के तौर आपने जब खर्चीली प्रणाली देखा तो यहाँ पे आपको साथी मिल रहा है ना, कि साथी लेखांकन के कार्य के लिए लेखपाल रखना आवश्यक है, ये आपको मिल ही रहा है। सेम इसी पॉइंट को यहाँ पे बता दिया गया एक नए पॉइंट के तौर पे, क्या कि योग्य लेखपाल की आवश्यकता। भाई एक दोस्त इसका ये भी है कि ये इस प्रणाली में ऐसे नहीं कि एरा गैरा कोई भी अकाउंटेंट बन जाएगा, कोई भी अकाउंटेंट बन के काम कर लिया। जैसे आप लोग देखो, आप लोग क्लास 11 क्लास 12 पढ़ लोगे ना, तो इतना तो नॉलेज हो जाएगा कि आप लोग खुद भी लेखांकन कर सकते हो, तो आराम से बैठ के लेखांकन करने लगे किसी व्यापार का, है ना बात, ऐसा कर सकते हो। लेकिन आपके लेखांकन की कोई वैलिडिटी नहीं है, आपके लेखांकन को कोई वैधता नहीं है, कोई उसको मानेगा नहीं कि हाँ ये सही है ये गलत है। ठीक, एक अकाउंटेंट जब एकदम योग्य होता है
उसके बाद अकाउंटिंग करने का काफी दिनों का नॉलेज होता है, काफी दिनों का उसकी ट्रेनिंग होती है, वो सही सही सारे काम करता है, तो वैसे लेखांकन लेखापाल की यहाँ पे जरूरत पड़ता है, ऐसे अकाउंटेंट का। और खासकर बड़े बिजनेस में क्या होता है, जो सीए कर लिए रहते हैं वो जो है अकाउंटिंग का कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, समझे बात? तो यही बात है कि इस पद्धति में लेखांकन के कार्य के लिए योग्य लेखपाल की नियुक्ति होती है, और इसमें लेखाकर्म के सिद्धांतों का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होता है। यदि योग्य लेखापाल की नियुक्ति ना की जाए तो सिद्धांतों में की गई थोड़ी सी भूल भ्रामक निष्कर्ष प्रदान करती है। अगर हम लोग सही अकाउंटेंट का यूज ना करें और ऐसे ही किसी से भी लेखांकन करवाने लगे तो प्रॉब्लम यही होगा कि वो नियम एवं कानून के साथ जो है कुछ भी गलती किया, नियम एवं कानून में कुछ भी गलती किया, तो पूरा का पूरा हमारा अकाउंटिंग गलत व्यापार के निष्कर्ष को निकालेगा, व्यापार के गलत लाभ हानि को निकालेगा, व्यापार की गलत वित्तीय स्थिति को बताएगा, व्यापार के गलत जो है दर्पण के तौर पे आएगा, सही रूप व्यापार का नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इसलिए भी हमारा ये चीज होता है। ठीक, तो योग्य लेखपाल की भी आवश्यकता जो है होता है। क्या आपको खाना सोनी क्या सकते हैं, काउंटिंग कर जाएगा, क्योंकि समझ में आ गया है ना, कर तो सही है। हमारा जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्या है कि लेखा छूट जाने पर अशुद्धि ज्ञात करने में कठिनाई। इस प्रणाली का एक सबसे बड़ा दोष ये है, इस प्रणाली का जो सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ी कमी ये है कि अगर इसमें लेखांकन छूट गया तो फिर ढूंढने में सर खपा देते हैं आदमी, नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आपने किसी सौदे को लिखना ही छूट गया तो इसमें कई चरण से लेखांकन होता है ना, पहले जर्नल होता है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस होता है, ऐसे करके बहुत से खाते बनते हैं, बहुत से विवरण पत्र बनते हैं, ये सारी चीज बनते हैं। और अगर एक जगह लेखांकन छूट गया, कहीं वो पकड़ा ही नहीं जाएगा, कहीं वो पकड़ा नहीं जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, जब कहीं पकड़ा नहीं जाएगा तो इंसान क्या करता है, आराम से फटाफट सारी चीज कर देता है, और लास्ट में उसका पूरा का पूरा अकाउंटिंग गलत हो जाता है। सही से उसके सारे जो है व्यापार की सही स्थिति आता नहीं, सही लाभ हानि आता नहीं, सही जो है परिस्थितियां शो नहीं करता है। तो इस वजह से क्या होता है, ना वो कहीं पकड़ा जाता है, ना उसके वजह से सही जो है कोई अकाउंटिंग में कोई प्रभाव पड़ता है, लेकिन हाँ व्यापार सही स्थिति नहीं शो करेगा क्योंकि आपने कुछ चीजें छोड़ दिया। तो ये भी इसका एक सबसे बड़ा दोष है। ठीक है, तो ये बात समझो। तो इस पद्धति में सर्वप्रथम व्यवहारों की प्रविष्टि प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में की जाती है। यदि प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में व्यवहारों को लिखते समय कोई त्रुटि या अशुद्धि हो जाए तो इसकी जानकारी सरलता से प्राप्त नहीं हो पाती है। अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही लेखांकन करने से छूट जाता है या कोई गलती कर देते हैं तो वो पकड़ाता ही नहीं है, बड़ा दिक्कत होता है उस गलतियों को ढूंढना। ठीक, चलो यहां तक बातें डन है। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला बोलता है ज्ञान एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता। फिर इसके बाद अगला दोष यही है कि ज्ञान एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता। वही हमने जो बात बताया कि यहाँ पे ये नहीं कि कोई भी लेखांकन कर सकता है। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार लेखांकन करने के लिए क्या होता है, हमें एक ऐसे अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है जो अकाउंटेंट के पास क्या होना चाहिए, जिस अकाउंटेंट के पास प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, सारे नियम सिद्धांत कानून सबके बारे में उसको पता हो कि क्या चीज किस प्रकार से किया जाता है, और उसके साथ साथ उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, प्रशिक्षण उसके साथ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि वो अकाउंटिंग का ट्रेंड भी हो, किया हो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग, उसके पास उसका प्रशिक्षण भी हो, तभी वो लेखांकन कर सकता है। ये भी इसका दोष है। ठीक है, तो इस पद्धति में पूर्ण दक्ष लोगों की जरूरत पड़ता है जो आसानी से मिलते नहीं है जल्दी और सस्ते नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका दोष हो गया। ठीक, डन बात। चलो अब यहां तक सबको समझ में आया, बता दो पे डिसीजन। छोटे बिजनेस बहुत से कॉपी लेना, तो क्या आप लेखांकन करने जाओगे, क्या लेखांकन होगा? तो पहला बात, ठीक है, अगर कोई चीज छूट गया तो तलपट पकड़वा, तो ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है गलतियां, जैसे हमने अभी बताया पैस के क्वेश्चन में कि कुछ चीजें अगर छूट जाता है तो तलपट उसको पकड़ नहीं पाता। ठीक है, अगर कोई चीज छूट गया तो तलपट पकड़ नहीं पाता, इसलिए भी दिक्कत होता है। तो चलो बात करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत, और सिद्धांतों में अगर बात किया जाए कैसे कैसे लेखांकन होगा, तो पहला बात होता है द्विपक्ष। यानी सबसे पहले देखो, ये हम आपको पूरा प्रॉपर वे में समझाने जा रहे हैं कि जब आप लेखांकन करने जाओगे, किसी जनरल एंट्री को आप करने जाओगे, तो आपको क्या क्या चीजों से होकर के गुजरना पड़ेगा, क्या क्या आपके दिमाग में बात आएगा। तो सबसे पहले होता है सौदा, वो तो होगा, बिना सौदे का लेखांकन करोगे क्या, बोलो? बिना लेन देन के, बिना किसी सौदे के आप लेखांकन की आवश्यकता पड़ेगा? व्यापार चल ही नहीं रहा है, व्यापार में कोई पैसा आ जा नहीं रहा है, तो क्या आप लेखांकन करने जाओगे? नहीं ना। व्यापार में तभी लेखांकन होगा ना जब सौदे हो। तो सबसे पहले हुआ सौदा, और सौदा होते ही सबसे पहली बात हमें क्या करना है, हमें वो ढूंढना है कि सौदे में किस दो पक्ष पे प्रभाव पड़ रहा है। समझे, किस दो पक्ष में प्रभाव पड़ा है। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे बोले माल खरीदा, हमने जैसे एग्जांपल के तौर पे एक सौदा लिखा माल खरीदा, तो हमें सबसे पहले यही ढूंढना है कि माल खरीदा तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है इस सौदे से।
किस पे प्रभाव पड़ रहा है, तो हमें पता चल गया कि पहला प्रभाव पड़ रहा है माल पे क्योंकि उसको खरीदा, और दूसरा हम जब खरीदे हैं तो पैसा जाएगा, तो दूसरा प्रभाव पड़ रहा है नगद पे। तो इस तरह से दो पक्षों को ढूंढना हमारा सबसे पहली प्राथमिकता होता है। पहले हम लोग इन दोनों पक्षों को ढूंढ लेते हैं और ढूंढने के बाद ये पता कर लेते हैं क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख देते हैं ये डेबिट होगा ये क्रेडिट होगा, ये हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख दे रहे हैं। तो पहला काम यही होता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा सौदा हुआ तो किन दो पक्षों पर प्रभाव पड़ेगा, कौन सा पक्ष डेबिट होगा कौन सा पक्ष क्रेडिट होगा, पहला काम ये। ठीक, यही लिखा है। दोहरा लेखा प्रणाली के अंदर लेन देन की द्विपक्ष अवधारणा पर आधारित होती है, इसलिए प्रत्येक सौदों को दो खातों में प्रभावित करता है। एक पक्ष पाने वाला तथा दूसरा पक्ष देने वाला था। इस प्रणाली में एक पक्ष को डेबिट और दूसरे पक्ष को जो है क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, अतः प्रत्येक डेबिट के लिए एक या अधिक खातों के समय समान राशि से क्रेडिट किया जाता है। हमेशा हर डेबिट का सेम टू सेम अमाउंट से क्या हो क्रेडिट होगा, हर क्रेडिट का सेम टू सेम अमाउंट से डेबिट होगा, ये बात होगा, ये बात आप जानते हो। तो पहला काम ये होता है। ठीक, पहला काम हमारा ये हो जाता है। दूसरा हमारा सिद्धांत क्या कहता है, दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि नियम आधारित सिद्धांत। इसके अलावा दूसरा बात ये बोलता है कि इसमें जब हम लोग दो पक्ष ढूंढ लेते हैं तो दो पक्ष ढूंढने के बाद जो डेबिट और क्रेडिट किया जाता है वो हवा हवाई नहीं किया जाता है कि पता चल गया कि हाँ माल है, माल पहले आ रहा है तो माल को डेबिट कर दो, नगद है नगद को हम क्रेडिट कर दो, अपने मन से नहीं ना। हमारा इसके पीछे नियम है कि क्या होगा डेबिट और क्या होगा क्रेडिट, क्यों होगा डेबिट और क्यों होगा क्रेडिट, तो बाकायदे नियम है। तो उस नियम के हिसाब से हम लोग को डेबिट और क्रेडिट करना पड़ता है। तो दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत जो है नियमों पर आधारित होता है। यही कारण है कि प्रत्येक लेन देन को निश्चित नियमों के आधार पर ही डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। डेबिट और क्रेडिट करने के लिए नियम जो है सौदों एवं खातों की प्रकृति के आधार पर बनाए गए। अगले अध्याय में डेबिट और क्रेडिट के नियमों की विवेचना की जाएगी। ये बात हम भी बता रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास जो है मतलब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा इसी पे बेस्ड होगा। यानी अगले वीक में आपको पता चल जाएगा कि क्यों डेबिट होगा कौन से खाते और क्यों क्रेडिट होगा कौन से खाते, आपको ये पता चलने लगेगा नेक्स्ट क्लास से। नेक्स्ट बात देखो, अगला दो या अधिक खातों में प्रविष्टि। इसके साथ साथ ये पता चलता है कि जब भी लेखांकन होता है तो हमारा जो हर सौदे को कम से कम दो खातों में और अधिक से अधिक दो से ज्यादा भी हो सकता है। याद रखना, हर सौदे को हर लेनदेन को कम से कम दो खातों में लिखना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो से ज्यादा भी खाते हो सकते हैं। जैसे क्या कि रमेश को भुगतान किया उनसे छूट मिली, तो यहां पर जब लिखा होता है तो यहां पे जो है क्या होता है, यहां पर दो से ज्यादा खातों पर प्रभाव पड़ता है। एक तो रमेश पे गया, दूसरा नगद पे गया, फिर छूट पे गया, तीन चीजें हुआ ना। तो कम से कम दो, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो दो या दो से अधिक खातों पर प्रभाव पड़ेगा, ये अगला सिद्धांत है। तो प्रत्येक सौदे को कम से कम दो खातों में लिखा जाता है। एक खाता जो है डेबिट होगा और दूसरा खाता जो है क्रेडिट होगा, ये बात आपको पता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यवसायिक लेनदेन का प्रभाव कम से कम दो खातों पर पड़ता ही पड़ता है, और दो से अधिक भी अगर पड़ता है तब भी क्या होगा कि जितना खाता डेबिट होगा, जो खाता डेबिट होगा वैसे ही अमाउंट से अगला खाता क्रेडिट भी होगा। ठीक है, बराबर डेबिट और क्रेडिट होगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद नेक्स्ट बात बोलता है मुद्रा में व्यक्त। इसके बाद अगला आप जानते ही हो भाई, ये लेखांकन का ही नियम है, समझ लो ये लेखांकन का ही सिद्धांत आप जानते हो। लेखांकन का सिद्धांत ही पढ़ो तो लेखांकन का नियम है। लेखांकन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है क्या कि हम लोग लेखांकन में उन्हीं चीजों को लिखते हैं जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है ना बात। लेखांकन में केवल उन्हीं चीजों को लिखा जा सकता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, यानी जो मुद्रा में व्यक्त होते हैं उन्हीं को कहते हैं मौद्रिक। केवल मौद्रिक ही लिखा होता है, कोई दूसरा चीज नहीं लिखा जाता है। भावनाओं को नहीं लिखा जा सकता है, कष्ट को नहीं लिखा जा सकता, तकलीफ को नहीं लिखा जा सकता, दुख को नहीं लिखा जा सकता। लेखांकन में केवल किसको लिखा जा सकता है, जिसे मुद्रा में बताया जा सके। जैसे मुद्रा में बताया जा सके मतलब जैसे माल बेचा 5,000 का, माल खरीदा 10,000 का, ठीक है, ये सारी चीजें लिखा जा सकता है। लेकिन चोट लगा बड़ी दर्द हुआ, लिख दोगे बड़ी दर्द मतलब कितना दर्द, चोट लगा बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ में, लिखोगे। कोई कर्मचारी बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी लिख दोगे, लिखोगे। व्यवसाय ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो चीजें भावनाएं हैं जिसे मुद्रा में नहीं व्यक्त किया जा सकता वो नहीं लिखा जा सकता, ये भी इसका अपना एक सिद्धांत है। फिर नेक्स्ट सिद्धांत क्या है, नेक्स्ट सिद्धांत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, अभी बता दे रहे हैं, दिमाग में हमेशा रखना जीवन भर के लिए, तभी सौदे आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे, तभी आप लेखांकन अच्छे से कर पाओगे। क्या, व्यवसाय, ठीक है, तथा दूसरे के मध्य लेन देन। यानी यहां पर आपको इस तरह से लेखांकन करना है
जिसमें आपको ये मान के चलना है कि सारा का सारा लेन देन जो हो रहा है ना, सारे के सारे सौदे हो रहे हैं जो, वो व्यापार के साथ हो रहा है, व्यापारी के साथ नहीं। वही जो आपने पढ़ा था पृथक अस्तित्व की अवधारणा, पढ़ा था ना पृथक अस्तित्व की अवधारणा, उसमें व्यापार और व्यापार का मालिक दो अलग अलग थे, और हम लोग सारा का सारा लेखांकन व्यापार के नजरिए से कर रहे थे। वही बात यहां पे बोल रहा है, वही बात यहां पे बोल रहा है कि इस प्रणाली के अंदर क्या होता है कि सारा का सारा लेन देन जो है, पैसा आ रहा हो पैसा जा रहा हो, माल खरीद रहे हो माल बेच रहे हो, ये सब व्यापार कर रहा है। यानी व्यापार ने माल खरीदा, व्यापार ने माल बेचा, व्यापार ने भुगतान किया, व्यापार को भुगतान मिला। ठीक है, जितना लेन देन है सब व्यापार के साथ माना जाता है, व्यापारी के साथ नहीं माना जाता। पूरा पॉइंट यही होना चाहिए। ठीक है, तो दोहरा लेखा प्रणाली का अन्य सिद्धांत यह है कि व्यवसाय के सभी लेन देन व्यावसायिक फर्म तथा दूसरों के साथ होता है, ना कि व्यवसाय के स्वामी के साथ दूसरों के साथ। तो स्वामी के साथ लेन देन नहीं होता, बल्कि व्यापार के साथ लेन देन होता है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है नियम है। ठीक है, सिद्धांत है। अगला बात देख लो क्या, अगला बात यहां पर क्या बोलता है, लेखांकन अवधि। ये तो आपको पता ही है। अगला यहां पर हो गया लेखांकन अवधि। भैया हमारा जो पूरा का पूरा लेन देन होता है, वो पूरा लेन देन एक लेखांकन अवधि के भीतर हुए हुआ माना जाता है, और एक लेखांकन अवधि के अंत में हमने पूरे के पूरे लेन देन से पूरे के पूरे व्यापार का परिणाम ज्ञात करते हैं। और वो लेखांकन अवधि कब से कब तक का होता है, बताओ कितने समय का होता है, जल्दी से बता दो तो। क्रिश का देखो, क्रिश का अंत रहते हैं, तो उन बच्चों को हम भारत रत्न उठा के देते हैं। इन क्रिश के लिए आप क्या करो, भारत 31 मार्च से 1 अप्रैल, इन्होंने बोला ये होता है लेखांकन वर्ष। क्या बात, एकदम बढ़िया। इन्होंने इस तरह से बोला है 31 मार्च से 1 अप्रैल। ठीक है, तो क्रिस जो है हमारे साथ जो है आता है ना। ठीक है, यहां पर बताओ 31 मार्च से 1 अप्रैल तक, यार लिखने से पहले सोचना, बताओ कितने दिन हुआ, 1 वर्ष इनको दिख रहा है। आप सभी बच्चे बताओ ये कितना समय हो रहा है, उनको तो 1 वर्ष दिख रहा है, आपको कितना समय दिख रहा है, कितना दिख रहा है, सही क्या आता है भाई, दूसरे प्लेनेट में चलता होगा। एक दिन 1 साल के बराबर लगता है, उनका एक दिन जो है 1 वर्ष के बराबर है। क्रिस जो है, लेखांकन का सिद्धांत यही कहता है, दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत, कि पूरा का पूरा लेखांकन 1 वर्ष के लिए माना जाता है। और 1 वर्ष जो है, 1 वर्ष यानी कब से कब तक, तो 1 वर्ष यानी आपका वही क्या, 1 अप्रैल से 31 मार्च। जनरली सभी जगह पे अभी अकाउंटिंग पीरियड यही माना जा रहा है। ठीक है, सभी जगह यही है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का पूरा लेन देन होता है, और इसी लेन देन का हिसाब किताब करके हम लोग व्यापार की स्थिति को ज्ञात करते हैं। ठीक, तो ये बात हो गया। तो यहां पर बोला है लेखांकन का अवधि से आशय उस अवधि से है जिसके लिए व्यवसाय का अपना जो है लेखा तैयार किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह वह अवधि है जिसके लिए व्यवसाय अपने लाभ हानि तथा वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए आवश्यक खाते तैयार करती है। आंतरिक रूप से खाते त्रैमासिक अर्धवार्षिक भी तैयार किए जा सकते हैं। देखो ऐसा नहीं कि हमेशा वार्षिक ही तैयार होगा, आपने आपको चेक करने के लिए कोई 3 महीने में चेक कर ले, कोई 6 महीने में चल ले, ऐसे भी चेक कर सकता है। लेकिन मुख्य परिणाम पूरा लेखांकन हम लोग 1 वर्ष के लिए मानते हैं। ठीक है, परंतु सही अर्थ में व्यवसाय के जो है परिणाम एवं वित्तीय स्थिति की जानकारी हेतु 12 माह यानी वही 1 वर्ष के लिए खाते तैयार किए जाते हैं। निष्कर्षतः लेखांकन अवधि साधारणतः 1 वर्ष की होती है। इस अवधि का निर्धारण व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर या व्यवसाय के स्वामी की सुविधा अनुसार या सरकार के नियमानुसार किया जाता है। जैसे अभी नियम के अनुसार वही 1 वर्ष का है लेखांकन अवधि। ठीक है, तो ये बात आ गया। चलो, तो यहां तक डन है। तो यही हुआ हमारा आज की क्लास समाप्त। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त होगा, और जब तक थ्योरी की क्लास होगा तो रोज का होमवर्क